इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में एक टॉपिक डिप्रिसिएशन जो 11th में भी था। डिप्रिसिएशन क्या होता है इसको क्लास के बाद फ्रेश हम कर भी देंगे। समझने के लिए किसी भी संपत्ति के लगातार प्रयोग करने से, समय बीत जाने से या उस संपत्ति का पूरक वस्तु बाजार में आ जाने से पहले से विद्यमान संपत्ति के मूल्य में जो कमी उत्पन्न होता है, मूल्य के इसी कमी को ह्रास कहते हैं। ह्रास डिप्रिसिएशन अप्रचलन का परिणाम है। शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। अप्रचलन यानी आदमी उस सामान का प्रयोग करना बंद कर दिया, मार्केट से वो ऑटोमेटिक आउट हो जाता है। जिस सामान का कस्टमर मार्केट में नहीं हो वो सामान मार्केट में लॉन्च करने से कोई बेनिफिट नहीं। यही डिप्रिसिएशन है। किसी सामान का लगातार प्रयोग करने से, समय बीत जाने से या पूरक वस्तु बाजार में आ जाने से उस संपत्ति के मूल्य में जो कमी होती है उसे ह्रास कहते हैं। ह्रास मुख्य रूप से बात करोगे कर दो। मुख्य रूप से फिक्स एसेट पे लगाते हैं, लेकिन अपवाद के रूप में हम कहेंगे कि लैंड ये हमारा फिक्स एसेट है, लेकिन लैंड में डिप्रिसिएशन लागू नहीं होता है। ठीक है। डिप्रिसिएशन के लिए हमारे यहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। अब फिक्स एसेट मुख्य रूप से किसी से भी पूछा जाए तो डिप्रिसिएशन हम फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड दो विधि से निकालते हैं, लेकिन इसके कई रूप हैं। फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, एन्युटी मेथड, मशीन आवर रेट मेथड। अगला डिप्रिसिएशन फंड मेथड। अगला ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मेथड। इसके अतिरिक्त रिवैल्यूएशन मेथड। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मेथड को ये लोग इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड शॉर्ट में लिखता है। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड यूनिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ग्रुप डिप्रिसिएशन मेथड, इस तरह से ये डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन के टाइप्स हैं। पहला फिक्स मेथड, इस मेथड के अंतर्गत फर्स्ट ईयर में ओरिजिनल कॉस्ट पर जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है वही संपत्ति प्रयोग के प्रत्येक साल डिप्रिसिएशन मानते हैं। इसीलिए इसको स्ट्रेंथ लाइन मेथड, SLM पद्धति,
मतलब ये एक सीध में जाते रहता है, मतलब घटता बढ़ता नहीं है, इसीलिए इसको हम स्ट्रेंथ लाइन मेथड कहते हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड, इसको रिटेन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। मतलब पहला साल जो डिप्रिसिएशन निकला उसको ओरिजिनल प्राइस में से घटा लेंगे, जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस पर फिर दूसरा साल डिप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर उसको बैलेंस वैल्यू में से घटा के फिर तीसरा साल का डिप्रिसिएशन, तो लगातार डिप्रिसिएशन को वैल्यू में से घटाते चलते हैं और उस पर डिप्रिसिएशन निकालते हैं। इसीलिए इसे फ्लक्चुएटिंग मेथड, बैलेंसिंग मेथड, डिमिनिशिंग मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड आदि नाम से जानते हैं। अब डिप्रिसिएशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, डिप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेस्ट इनटू रेट बाय 100। ये तब लागू होता है जब रेट दिया हो, व्हेन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज गिवन, जब रेट दिया हो। दूसरा, जब रेट नहीं दिया हो, व्हेन रेट इज नॉट गिवन, रेट इज नॉट गिवन, जब रेट नहीं दिया हो तो डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। इसके बाद रेट निकालना है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1 ईयर बैलेंस डिवाइडेड बाय टोटल बैलेंस इनटू 100। इसके आधार पे हम रेट निकालेंगे। तो ये डिप्रिसिएशन निकालने का है। इसके बाद जर्नल एंट्री का रूल होता है, पहला हम एसेस्ट खरीदते हैं तो एसेस्ट हमारे पास आता है। एसेस्ट, जो भी एसेस्ट का नाम होता है हम यहाँ नाम डालेंगे। एसेस्ट फॉर परचेज एसेस्ट, एसेस्ट खरीदने के लिए एसेस्ट अकाउंट DR टू कैश या बैंक अकाउंट बीइंग परचेज एसेस्ट। किसी भी तरह का खर्चा खरीदने के दिन किया जाए, चाहे आप लाने का खर्चा जिसको हम कैरेज कहते हैं, या लाके हम अपने यहाँ फिक्स करते हैं उस एसेस्ट को जिसको हम इंस्टॉलेशन कहते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए फॉर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेज एसेस्ट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट being paid installation expenses। इसके बाद डिप्रिसिएशन लगाते हैं, फॉर प्रोवाइड डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन लगाने के लिए डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेस्ट अकाउंट बीइंग प्रोवाइड डिप्रिसिएशन। अगला डिप्रिसिएशन को PL में ट्रांसफर करते हैं, फॉर अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू PL अकाउंट। PL में ट्रांसफर के लिए PL अकाउंट DR टू डिप्रिसिएशन अकाउंट बीइंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू PL अकाउंट। इस तरह इसमें थोड़ा सा और जनरलिटी है कि हम मशीन नया फिर खरीदते हैं या फिर दूसरा इस पुरानी मशीन को बेचते हैं, या मशीन दुर्घटना हो गया तो इंश्योरेंस को क्लेम करते हैं, फिर क्लेम से रिसीव होता है। ये सब बाद में कर लेंगे, ठीक है।